Hello everyone. Today I am going to start the lecture third British settlement at Calcutta 1690 to 1727. हमने अपनी लास्ट वीडियो में ब्रिटिश सेटलमेंट एट मद्रास में देखा था। ठीक है, लेक्चर सेकंड में। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे सभी वीडियोस देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगा, इसके बैकग्राउंड में आखिर है क्या। ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ सम ऑफ द इंग्लिशमैन ऑफ कंपनी रीच्ड एट सूतानाती ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर इन कैलकाटा इन 1690। देखिए, जो कंपनी थी, कंपनी सबसे पहले जो कैलकाटा में एक हुगली नदी थी, हुगली नदी के बिल्कुल पास में एक जगह थी सूतानाती। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। उस फैक्ट्री का नाम था फोर्ट विलियम। और हमने जो ब्रिटिश सेटलमेंट एट मद्रास था उसमें हमने क्या देखा था, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, वो उसमें फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी, लेकिन इसमें फोर्ट विलियम है। ठीक है, इनमें कंफ्यूज मत होना। ओके, in 1699 Calcutta became a presidency and a president and council were appointed to administer this settlement। 1699 में कलकत्ता एक प्रेसिडेंसी बन चुकी थी और इसमें एक प्रेसिडेंट और काउंसिल बना अपॉइंट की गई थी। ठीक है, और फिर उसको एडमिनिस्टर किया गया था इसी सेटलमेंट में। ओके, क्लियर। अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन कलकत्ता, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था कलकत्ता में। हैविंग एक्वायर्ड द जमींदारी राइट्स ऑफ द मुगल्स। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? मुगल्स पीरियड में आई थी। ठीक है, लेकिन जो सेटलमेंट था कलकत्ता, इसमें भी जब यहाँ पर कलकत्ता में फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई थी तो यहाँ पर जो ज़मींदार थे वो ज़मींदार मुगल्स थे। ठीक है, मुगल्स के हाथों में वो सभी मतलब कि राइट्स थे। वहाँ पर ज़मींदारी राइट्स उन्हीं का ही था, मुगल्स का। लेकिन जो कंपनी थी, कंपनी ने उनसे वो सभी राइट छीन लिए थे और उन्होंने अपने हाथ में सभी पावर ले ली थी। ठीक है, और उन्होंने जमींदारों को क्या काम था? जमींदारों को काम ये था कि लैंड रिवेन्यू को कलेक्ट करना। ठीक है, लैंड रिवेन्यू को वो कलेक्ट करते थे। और लेकिन अब उन्होंने उनसे पावर छीन ली थी। इन्होंने जो यहाँ पर जो इंग्लिश मैन थे उन्होंने उनकी पावर छीन कर अपने पास ले ली थी। तो अब उनके पास अधिकार थे कि वो लैंड रिवेन्यू ले सके। ठीक है, दो इन द बिगिनिंग द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस वर सेटल्ड बाय द सेपरेट केसेस, बट ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल्स द फंक्शंस ऑफ द कोर्ट सीज्ड। जो यहाँ पर मुगल्स थे उन्होंने यहाँ पर अपनी कोर्ट इस्टेब्लिश की हुई थी, जो कौन सी थी? सिविल और क्रिमिनल यहाँ पर कोर्ट थी, मतलब कि केसेस अलग अलग यहाँ पर डिसाइड किए जाते थे। सिविल की अलग थी और क्रिमिनल की अलग थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी आई, इन्होंने अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की, तभी यहाँ पर इन्होंने इन कोर्ट को सीज कर दिया था। ठीक है, इनकी फंक्शंस के जो इनके फंक्शन थे उनको सीज कर दिया था और यहाँ पर फिर ये डिसइंटीग्रेट हो गई थी ये कोर्ट। ओके, नाउ ईच जमींदार वॉज गिवन अ कोर्ट कॉल्ड कचहरी कोर्ट टू डिसाइड दी सिविल केसेस। जो जमींदार थे, जो अभी हमने देखा ऊपर, जो जमींदार थे उनके पास हर एरिया में मतलब कि हर एक जमींदार के पास एक कोर्ट थी जिनको कहा जाता था कचहरी। कचहरी कोर्ट इनको कहा जाता है। ठीक है, और ये सिर्फ सिविल केसेस को डिसाइड कर सकती थी, क्रिमिनल केसेस को डिसाइड नहीं कर सकती थी। ठीक है, अपील फ्रॉम कचहरी लेट डाउन टू द नवाब्स कोर्ट एट मुर्शिदाबाद। जो कचहरी की जो कचहरी कोर्ट थी, इसकी जो अपील थी वो कहाँ पर जाती थी? नवाब कोर्ट में। जो नवाब कोर्ट कहाँ पर थी? ये थी मुर्शिदाबाद में। ठीक है, ये वहाँ पर अपील जाती थी। द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड इन इंग्लिश मैन इज कलेक्टेड टू कलेक्ट द लैंड रिवेन्यू एंड ऑल्सो टू डिसाइड द सिविल क्रिमिनल एंड रिवेन्यू केसेस। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने इंग्लिश मैन अपॉइंट कर दिया था फॉर कलेक्टर। ये कलेक्टर के रूप में उसने ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर इंग्लिश मैन को अपॉइंट कर दिया था कलेक्टर के रूप में, और उसका काम क्या था? लैंड रिवेन्यू को कलेक्ट करना एंड ऑल्सो टू डिसाइड द सिविल एंड क्रिमिनल के रिवेन्यू रिलेटेड केसेस। ठीक है, ये यहाँ पर सिविल और क्रिमिनल और रिवेन्यू केसेस को डिसाइड कर सकता था ये कलेक्टर। ठीक है, द इंग्लिश कलेक्टर हैड अ कोर्ट नॉन एज फौजदारी कोर्ट।
जो इंग्लिश कलेक्टर था, देखिए कचहरी कोर्ट की कहाँ पर जाती थी, नवाब कोर्ट में, जो कहाँ थी, मुर्शिदाबाद में, नवाब कोर्ट थी मुर्शिदाबाद में। लेकिन जो इंग्लिश कलेक्टर की जो जो इंग्लिश कलेक्टर था ना, इसकी कोर्ट को क्या क्या कहा जाता था, किस नाम से जाना जाता था, फौजदारी कोर्ट के। लेकिन जो इसकी अपील थी इस फौजदारी कोर्ट से, ये जो कहाँ पर जाती थी इसकी अपील, ये गवर्नर एंड काउंसिल को इसकी अपील जाती थी, ठीक है। और ये यहाँ पर नहीं जाती थी नवाब कोर्ट में, इसकी अपील जाती थी कलेक्टर की, कहाँ पर, गवर्नर एंड काउंसिल। क्लियर हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं। द टू डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन आर, इसके दो फीचर्स थे एडमिनिस्ट्रेशन के, ठीक है, वो देखते हैं। द इंग्लिश कलेक्टर could take the death decision but did not confirm it with Nawab's court and at Murshidabad but used to take the approval of the governor and council। जो इंग्लिश कलेक्टर था वो अगर डेथ सेंटेंस किसी को देता था, मतलब डेथ की पनिशमेंट किसी को देता था, अपने डिसीजन सुनाता था, तो उसको नवाब कोर्ट से परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं थी, मतलब कि उससे कंफर्मेशन के लिए नवाब कोर्ट से कोई ज़रूरत नहीं थी। उसको अगर लेनी थी तो वो अप्रूवल ले सकता था, गवर्नर एंड काउंसिल से वो अप्रूवल ले सकता था। उसको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं थी, किससे, नवाब कोर्ट से, जो मुर्शिदाबाद में थी, ठीक है। वो सीधा डायरेक्टली गवर्नर एंड काउंसिल से क्या ले सकता था, अप्रूवल, डेथ सेंटेंस के लिए, जो डेथ डिसीजन होते थे, ठीक है। The appeals of collector's court laid down to the governor and council and not to the Nawab's court at मुर्शिदाबाद। सेम वही है जैसा भी हमने ऊपर देखा था, क्या था, कलेक्टर कोर्ट की जितनी भी अपील थी वो कहाँ पर जाती थी, गवर्नर एंड काउंसिल को, ना कि मतलब कि नवाब कोर्ट में नहीं जाती थी, ठीक है। तो आज का हम लेक्चर यहीं पर कंक्लूड करते हैं। ओके, तो अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारी वीडियोस और भी ज़्यादा देखी जाए, और इससे मैं काफ़ी ज़्यादा एनकरेज होता हूँ अगर आप मेरे डाउट को क्लियर करें, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर मेरी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, अगर आपको नहीं समझ आता है तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।